प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा, और कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हो गए हैं। सभी किसान भाई बहनों का दिल से स्वागत करते हैं। और आज जैसे हमारे साथ रजत हैं, मेरे साथी, और आज जो हम विषय लेकर आए हैं उस पर भी हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ को। डॉक्टर ओपी अवस्थी जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक, हमारे साथ, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सुषमा, आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, आपका भी अभिनंदन। मैं रजत, और आप जुड़े हैं हमारे साथ किसान की बात में। 23421083 23421083 जो कि हमारा टेलीफोन नंबर है, इसमें आप मुखातिब हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब के साथ। और आज का जो विषय है वो भी काफी मौसमी है। और बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं आंवले और बेर के बगीचों की देखभाल के मुतालिक। जी, आंवला और बेर। तो सबसे पहले तो हम आंवले के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आंवला हर घर के किचन में होता है, और विटामिन सी जो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का, वो आंवला ही है। तो आंवला इस समय बगीचों में किस स्थिति में है, कि पकने पर है, या अभी किसान भाई इसकी पैदावार भी कर सकते हैं? क्या मौसम सही है इस वक्त, या जो बगीचों में लगे हैं सिर्फ उनकी देखभाल पर ही हम बात करें? धन्यवाद सुषमा जी। असल में इस समय जो है आंवला जो है क्या कहा जाता है कि शुष्क अवस्था से निकल करके, जैसे कि पुष्प आते हैं अप्रैल के महीने में जो है पुष्प आते हैं, उसके बाद ये उसमें डोरमेंसी में चला जाता है, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो है ये इसके फल जो है दिखने लगते हैं। अब ये फल विकास का समय है, धीरे धीरे फल विकसित होंगे। और इस समय जो है किसान भाइयों को, अगर जो किसान भाई अगर खाद न दिए हों तो जो है खाद जो है इसमें दे सकते हैं इस समय। और खाद की मात्रा के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। जी बताइए। हाँ, खाद की मात्रा में भी बताना चाहूँगा कि जो अगर 10 साल का पौधा है तो उसमें 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 600 ग्राम फास्फोरस, और उसके बाद फिर 1000 ग्राम जो है वो पोटेशियम डाल सकते हैं। जो किसान भाई न डाले हों वो खाद की मात्रा जो है इस समय डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो शायद पहले होना चाहिए इसमें, कि क्या ये जो मौसम है आंवले और बेर की खेती के लिए उपयुक्त है? पहला सवाल। दूसरी ये कि हम बगीचों की जब बात करते हैं तो बगीचे छोटे बड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो आंवले और बेर में इनकी जो मूलभूत समानताएं हैं वो क्या हैं आपस में, जिसकी वजह से हम एक ही जगह इनको जोड़कर देख सकें और इनकी देखभाल जो है आसान हो सके पहले से? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है रजत जी। इसमें यह है कि आंवला और बेर की दोनों की सामान्यताएं जो है, ये दोनों कठोर वृक्ष हैं। ये शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो है अच्छी तरह से चलते हैं। जैसे कि जहाँ पे वर्षा कम होती हो, या पानी की जहाँ समस्या हो, या जहाँ भूमि की समस्या हो,
ये दोनों पौधे ऐसे हैं जो कि बंजर भूमि में या लवणीय भूमि हो, जिसकी पीएच ज्यादा हो, तो ये दोनों जो है फल वृक्ष लगाए जा सकते हैं। जो हमारा पश्चिमी भारत का बिल्कुल मूल क्षेत्र है, वहाँ कह सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं इनको। अच्छा, क्या कुछ खास सतर्कताएं बरतें अगर मैं उस बंजर क्षेत्र से नहीं हूँ, जहाँ पर शुष्क वादियां नहीं है, अपनी तरह की फसलों में नमी ज्यादा है या आप समझ रहे हैं गीलापन ज्यादा है, और वहां मैं आंवला या बेर इनमें से कुछ अगर बोना चाहता हूँ, कोई विकल्प है मेरे पास? अगर हम बात करें उत्तर मध्य भारत की, उत्तर भारत की, मध्य पूर्व भारत की, तो बिल्कुल विकल्प है। देखिए, ये बेर और आंवला दोनों एक ऐसे फल हैं जो कि भारत में जो है ऊपर कन्याकुमारी से लेकर के जो है मैदानी क्षेत्र में जो है लगाए जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की। तो इसमें कोई जो है वो नहीं है, बस ये है कि चूंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और जो है जमीन घटती चली जा रही है, तो ये अच्छे भूमि पे नहीं लगाना चाहिए। जो भी ये चूंकि कठोर वृक्ष है और कई भूमि में जो है लगाए जा सकते हैं, तो इसको आप जो है बंजर भूमि जिसकी पीएच जो है 8.5 या 8.5 से अधिक हो, जिसका 20 डेसीसाइमंड हो या 60 ESP उसकी हो मिट्टी की, वो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें लगा सकते हैं आप। जी, यानी बंजर भूमि पर ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम और प्रश्न आपसे करें, कॉलर हैं हमारे साथ धर्मवीर सिंह जी जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, धर्मवीर जी बोल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हमने अभी पिछले हफ्ते एक हमारे मित्र बंगाल से आए थे, वहाँ इतना बड़ा अमरूद लाए थे जितना बड़ा हमारा खरबूजा होता है, खरबूजे का जो छोटा साइज होता है, वो वैरायटी डॉक्टर साहब, वो कौन सी वैरायटी है? ऐसी वैरायटी तो हमने दिल्ली में तो ऐसा कोई फल मिलता नहीं अमरूद के साइज का। किसके? अमरूद के? हाँ जी। वैसे आज हम बात जो कर रहे हैं बेर और आंवले की कर रहे हैं, फिर भी आप पूछ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ। इसमें जो है ये जो आप अमरूद की बात कर रहे हैं, वो जो है आजकल जो मार्केट में आ रहा है वो थाई गुआवा करके आता है, ठीक है। वो थाई गुआवा, उसकी वजन करीब जो है 350 से 400 ग्राम तक होता है। अब वो खरबूजा तो मैं नहीं कह सकता उतना बड़ा, हाँ, लेकिन 350 से 400 ग्राम के बीच में होता है, और वो मोस्टली सलाद के लिए यूज करते हैं उसको, अमरूद को, उसको थाई गुआवा कहते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि इनके प्रश्न का जवाब सही मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, भूमि की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है उसकी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भूमि होती है, तो जो आंवला और बेर की जो पैदावार होती है, कौन से क्षेत्रों में ज्यादा होती है, या फिर जहां ऐसी भूमि है जहां इसकी पैदावार नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमारे किसान भाई क्या कुछ उपाय हैं उनके लिए, या क्या योगदान हो सकता है हमारी सरकार का भी कि उस भूमि को उपयोगी बनाया जाए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये आंवला जो है और बेर दोनों ही बहुत ही कठोर वृक्ष हैं, और ये कई प्रकार की भूमि में भी जो है चल जाते हैं, सभी प्रकार के भूमि में। ऐसे इनकी भूमि जो है बलुई दोमट मिट्टी अगर होगी तो अच्छा होता है, उपयुक्त होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ये हर प्रकार की भूमि में, यहाँ तक कि जिसमें भूमि में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 8.5 pH तक होता है, उसके बाद में जो है उसमें विद्युत चालकता ज्यादा होती है, उसमें भी आंवला की खेती सफलतापूर्वक हो सकती है। यहाँ तक कि राजस्थान में भी बीकानेर जैसे क्षेत्र में जो है आंवला की बड़ी सफलतापूर्वक खेती की जाती है। यानी रेतीली भूमि में भी ये आराम से हो सकती है। बिल्कुल। तो अभी जो समय है, क्या फिर से इसकी मतलब किसान भाई बहन जो हैं, क्या आंवला या बेर की पैदावार करने के लिए तैयारी कर सकते हैं खेत की, या समय निकल चुका है? नहीं, देखिए, अभी भी समय है, क्योंकि चूंकि आंवला और बेर जो है, अगर जो किसान भाई न लगाए हों, जुलाई अगस्त में जो किसान भाई न लगा पाए हों, तो अभी भी समय है, सितंबर अक्टूबर तक वो लगा सकते हैं, अगर उनके पास सिंचाई की साधन जो है उपलब्ध हो, क्योंकि पौधा लगाने के बाद हल्की सी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अब मेरे ख्याल से इस समय बारिश तो होगा नहीं, बारिश लगभग समाप्त के उस पे कगार पे है, तो अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो अवश्य लगाएं, और 1-2 सिंचाई हल्की कर लें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सह फसली जो होती हैं, मतलब जैसे आंवला और बेर के साथ तो कुछ किसान भाई बहन क्या कहते हैं कि मल्टी क्रॉप्स करना चाहते हैं, तो और कौन कौन सी ऐसी फसल है जो इनके साथ उगाई जा सकती है? जो भी, देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसान एक ही फसल लगाता है और तो उसमें क्या होता है कि चूंकि ये बेर या आंवला ये बहुवर्षीय पौधे हैं, तो इसमें जो है शुरुआत में जो है इसमें आमदनी नहीं होती है,
तो शुरुआत के 3-4 साल जो है ये दूसरे फसल ले सकते हैं, जैसे कि आपके दलहनी फसलें हैं, उसमें ये है मोठ है, मूंग है, और उसके बाद बीन्स हैं या बैगन है, और दूसरी भी सब्जियां हैं, वो जो है बीच में लगा करके अतिरिक्त आय ले सकते हैं। जी जी। कोई डॉक्टर साहब इसमें बड़ी समस्या ऐसी फसलों की हो जाती है जहाँ पानी कम है, वहाँ सिंचाई की जो बात आती है वो अपने आप में एक आंदोलन हो जाता है कि नियमित अंतराल पे आपको सिंचाई भी करनी है, पानी की कमी है तो आप ज़्यादा कर नहीं सकते, खारे मीठे का भी बड़ा चक्कर रहता है आपस में। ऐसे में क्या सलाह रहती है वैज्ञानिकों की तरफ से, खासतौर से उन जगहों पर जहाँ पानी की कमी है, बारिश कम होती है सामान्य से भी कम, जहाँ पे ये समस्या आती है, जैसे कि बहुत सूखा पड़ रहा है वो है, तो इसमें जो है पलवार की जो है आप उपयोग कर सकते हैं। पलवार है जैसे नमी बनाने के लिए, जैसे कि पलवार है जैसे कि उसमें भाप बन करके न उड़े, और उसके बाद में धूप जो है कम पड़े उस पर, तो उससे क्या होगा कि विषमता कम होती है, तो पलवार का उपयोग कर सकते हैं। बीच बीच में उनको लगातार गुड़ाई करते रहना चाहिए, जैसे कि मिट्टी की जो है कैपिलरी मूवमेंट टूट जाए, तो उससे क्या है पानी की आवश्यकता कम होती है। काफी उम्दा जवाब रहा सर ये। सुषमा, जिस तरह से सिलसिला हमारा ये चल रहा है और लग रहा है कि आंवला जैसी जो फसल है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयुर्वेद के जमाने से कई औषधियों में इसका इस्तेमाल होता रहा है। डॉक्टर साहब, ऐसे में क्या सरकार की और पूसा संस्थान के जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी ऐसी कोई कोशिश रहती है कि आंवले की फसल की अगर खासतौर से मैं बात करूं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, सिर्फ बगीचों तक नहीं घरों तक इसे पहुंचाया जाए? बिल्कुल रजत, क्योंकि आंवला सिर्फ अपने नेचुरल फॉर्म में ही नहीं खाया जा रहा है, और आजकल उसके इतने वैल्यू एडिशन करके भी उसको आंवला को हर तरह से हर फॉर्म में घर घर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि हमारी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन बेहतर हो सके। जी। तो किस तरह से इस पर कार्य किया जा रहा है सर? देखिए, इसमें जो है आंवला आज का वृक्ष नहीं है, आप जो है इतिहास अगर उठा करके देखिए तो हजारों वर्ष पुराना जो है आंवला है, और त्रिफला वगैरह तो न जाने कब से बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद कई प्रोडक्ट जो है आंवला के बनने लगे, जैसे कि कैंडी है, और उसके बाद में उसके मुरब्बा है, स्लाइसेस बनने लगे, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है आमचूर चूरन वगैरह सब बनने लगे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि हमारे ख्याल में अब आंवला को जो है कोई नया परिचय देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि 2021 में जो कोरोना पेंडेमिक आया था, उस समय जो आंवला के बारे में नहीं जानता था वो भी आंवला के बारे में जानने लगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। और आज किसी से भी पूछिए, एक बच्चे से भी पूछिए, तो वो आंवला के बारे में आपको बताएगा कि आंवला क्या है, उसका महत्व क्या है, उसमें कितनी विटामिन सी होती है और क्या है, तो उसमें अब इसकी परिचय की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आंवला का जब पेड़ जो होता है उसमें कई बार जब फल लग जाते हैं, आंवला लग जाते हैं, तो देखा जाता है कि जब घरों तक भी आंवला आता है तो काले काले दाग बहुत पाए जाते हैं, तो क्या कारण है? बहुत जल्दी खराब होने की उसमें भी रहता है। हाँ, तो उसमें एक आंवला स्पॉट की जो है समस्या होती है, काले काले रंग। तो उसका निदान किस तरह से किया जा सकता है? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि कुछ वैरायटीज जो होती हैं वो ससेप्टेबल होती हैं उसको, मतलब कि कुछ वैरायटियों पे उसका प्रकोप ज्यादा होता है, और जैसे कि फ्रांसिस है, फ्रांसिस में ये समस्या अधिक आती है, तो ऐसे किस्म को नहीं लगाना चाहिए, फ्रांसिस को नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी चीज है बोरैक्स होता है, एक बोरान होता है, उसका 0.5% जो है उसका स्प्रे करते रहना चाहिए, तो इससे जो है वो काले धब्बों से कुछ हद तक निजात मिल सकती है। अच्छा, आंवला की किस्में कितने प्रकार की पाई जाती हैं, या कौन कौन से किस्में अच्छी होती हैं जो ज्यादा वैल्यू देती हैं? तो हम किसानों को सुझाव दे सकते हैं कि कौन कौन से किस्में अपने लगाएं अगर वो लगाना चाहते हैं तो? देखिए कि आंवला के जो है ऐसे तो सबसे मुख्य जो है 10-12 किस्में हैं, लेकिन सबसे अच्छी किस्म जो है नरेंद्र आंवला 7 है, नरेंद्र आंवला 6 है, नरेंद्र आंवला 5 है, ये अच्छी किस्में हैं। उसके अलावा गोमा ऐश्वर्या है, चकैया है, फ्रांसिस है, बनारसी है, बहुत सारी किस्में हैं। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है आंवले के केस में, कि मैं बार बार बताता हूँ, किसान भाई अक्सर ये गलती करता है कि वो एक ही किस्म को लगा देता है। हाँ, बिल्कुल। और आगे चल करके अफलन की समस्या होती है। तो जब भी कोई किसान अगर आंवला लगाना चाहता है तो मिश्रित करके लगाए,
यानी कि अगर अगर वो NA7 लगाना चाहता है तो 9 पौधा NA7 का लगाए, और उसके बाद में एक पौधा जो है चकैया का लगा ले या बनारसी का लगा ले, जिससे कि प्रांगण की समस्या में जो है वो खत्म हो जाए, उससे प्रांगण की समस्या कम हो जाए। जी, तो बेर की किस्में भी अगर हम जानना चाहें तो वो कौन कौन सी हैं? क्योंकि आंवले की तो बात हो गई है, अब बेर भी, क्योंकि हम दोनों फलों की बात कर रहे हैं। बेर में भी बहुत सारी किस्में हैं। बेर में तो करीब 250-300 किस्में हैं, लेकिन जो मुख्य किस्में हैं बेर की वो है जैसे आपका है अगेती। उसमें अगर हम उसको 3 भाग में बांट देते हैं कि सबसे जल्दी कौन आता है बाजार में, तो अगेती किस्में है, गोला है, मुंडिया है। ओके, मध्य किस्में में थार सेविका है। थार सेविका विश्व की जो है सबसे पहली हाइब्रिड है, जो कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से विकसित की गई है। उसके बाद थार भोपराज है, सेब है, बनारसी है, ये सब मध्य किस्में हैं। और अगर जो देर से पकने वाली किस्में है उसमें है आपका सेब है, उमरान है, उसके बाद में महरावली है, ये सब जो है देर से पकने वाली किस्म है। जी, बेर की किस्मों की बात हो गई, तो अगर मैं समय की बात करूं तो दोनों का समय सेम टाइम पर ही इनकी जो फल आते हैं, या फिर बेर जल्दी फल देता है या आंवला जल्दी आता है, तो किस तरह से इसका ध्यान रखना है किसानों को? नहीं, दोनों जो है लगभग सेम उसी समय होता है। जैसे कि बेर जो है आपको मध्य दिसंबर से मिलना शुरू हो जाता है, और आंवला थोड़ा सा पहले जो है पहले हफ्ते से जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आंवले की पैदावार थोड़ा सा पहले मिल जाती है। जी, बेर की सर हम बात कर रहे हैं तो बेर दोनों तरह के बेर, वो बड़ा बेर जो सख्त होता है और जो झाड़ियों वाला बेर होता है, दोनों की बात कर रहे हैं। कोई खास फर्क होता है दोनों में, उगाने में, उनके प्रबंधन में, देखभाल में? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो चूंकि जो आप झरबरी की बात कर रहे हैं वो बचपन में भी हम लोग भी खाते थे उसको, तो उसका टेस्ट अलग होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है वो। जी। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें तुड़ाई की बहुत समस्या होती है और उपज बहुत कम होता है, इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि जो झरबरी को उसको कमर्शियल रूप में न लगाएं। 1-2 पौधे लगाना है तो 100 के रूप पे लगा लीजिए। और झरबरी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आमतौर पर मूल वृंत के रूप में यूज करते हैं। अच्छा। तो उसके छोटे फल जो है इकट्ठा करते हैं, फिर उसके नर्सरी डालते हैं, नर्सरी के बाद जो है फिर उसको जब तैयार हो जाती है नर्सरी तो उस पर फिर बडिंग करते हैं, जो भी किस्म आप चाहें उसके हिसाब से बडिंग। तो आर्थिक रूप से क्या इसको संवर्धित माना जाता है? ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि प्रोत्साहन हमें सरकार से या कहीं से भी मिले, और हम बेर को, जैसे कहा जाता है कि आय की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से ये फसल इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसको करना चाहिए। तो बेर क्योंकि आज हमारे विषय का दूसरा नायक है आंवले के साथ साथ, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी इतनी उपयोगिता है डॉक्टर साहब कमर्शियल मार्केट की अगर हम बात करें, कि अगर हमारा आम किसान या बागवानी से जुड़े लोग या गृहस्थ लोग अगर इसे उगाते हैं तो उन्हें कमर्शियली फायदा मिले इसका? हाँ, क्यों नहीं, कमर्शियल फायदा बिल्कुल मिलता है। अब आप ये बताइए कि कोई ऐसी जलवायु है, ठीक है, जहाँ पर कि आम हो सकता है, दूसरे फल अमरूद हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है। वो तो कोई भी किसान कोई किसी भी फसल को लगा सकता है, लेकिन जिन किसान के पास भूमि अच्छी नहीं हो, उसके पास जो है उसमें नमक वाली भूमि हो और दूसरे जो है सिंचाई के साधन ना हो, केवल वर्षा आधारित पे वो रहता है, तो ऐसे फल बिल्कुल लगा सकते हैं वो। और कमर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ पे कि दूसरे फल वृक्ष नहीं हो सकते, अगर आंवला और बेल अच्छी तरह से हो सकता है तो बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी चीज है, उसको तो इनकम होगा ही फार्मर को। बिल्कुल, है ना। तो कोई खास मतलब इसमें आप ये कहना चाहेंगे कि इन प्रदेशों में जहाँ पर ये होता है वहाँ ये फैक्टर्स काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा और जोर अगर हमारा उत्पादक जो है अगर वो लगा दे तो उसमें, सिर्फ अगर बेर की मैं बात करूं तो उस तरह के उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष परिणाम मिलेंगे सकारात्मक? क्या कुछ खास आप यहाँ सजेस्ट करना चाहेंगे, सुझाना चाहेंगे? नहीं, किस संबंध में? उसकी पैदावार के संबंध में, खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं ऐसे क्षेत्रों की जहाँ बेर को प्रोत्साहन अभी नहीं मिल रहा है, वहाँ अगर मैं मान लीजिए कल उगाना चाहता हूँ कि बेर मैं उगाना चाहता हूँ एक तरह से ऑफ लीक फसल के तौर पे, तो क्या मेरी सोच वहाँ पॉजिटिव है सर? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए आजकल ऐसा है कि ये कोई भी क्रॉपिंग जो है, चाहे पर्टिकुलरली पेरिनियल क्रॉपिंग जो अपने बहुवर्षीय पौधे हैं,
ये बहुत ही रिस्की फैक्टर होता है। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं, तो एक क्रॉप पे आप कभी वो नहीं रह सकते, डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको जो है मल्टी डाइवर्सिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। मतलब आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि एक हमारे पास अच्छा फसल हो, एक अगर बारिश नहीं हुई तो उसमें हम कुछ ले सके, अगर एक थोड़ा बहुत कम बारिश हुई तो आंवला जैसे फसल ले सकते हैं, या एकदम नहीं हुई तो बेर ले लेते हैं। इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो है सुझाव जो आपने सोचा है सही है, इसमें कोई जी 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 जी। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा हमें यहाँ पर ब्रेक लेना होगा और उसके बाद हम आपसे जुड़ते हैं। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये सीटा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के
आत्मनिर्भर किसान की खुशी। जी, प्राकृतिक खेती पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने पर हमारी सरकार बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है। वापस आ गए हैं अपने विषय पर, जो कि आज हम बात कर रहे हैं आंवला और बेर के बगीचों की देखभाल। और डॉक्टर साहब, एक होता है फल मक्खी, वो ज्यादातर कहते हैं कि बेर के फल में ज्यादा दिखाई देती है, तो ये किस समय ज्यादा इसके प्रकोप ज्यादा रहता है? तो अगर प्रकोप हो गया है तो किसान किस तरह से इससे निजात पाएं? देखिए, ये फल मक्खी जो है वाकई जो है बेर की एक बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या इसलिए है क्योंकि इसकी जो है प्रकोप जो होता है फल मक्खी का, पुष्प आने के 15 से 20 दिन बाद हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल जब सरसों की आकार की होती है फल, तो उसी समय जो है इसका फ्रूट फ्लाई का जो है उसमें लार्वे जो है जाकर के हैच करती हैं, और उसके बाद ये फल जो है विकसित होता रहता है। फल गिरते भी नहीं है, उसमें जो है उसके लार्वा वगैरह जो है अंडे देते रहती है, और ये जाकर के लास्ट में पता लगता है जब एकदम फल पक जाता है, तब आप देखिए पता लगेगा कि इसमें जो है फल मक्खी का प्रकोप है। वो भी उस समय भी नहीं पता लगेगा, वो जब बाजार में चला जाता है और बाजार में जब लोग खरीद लेकर के उसको खाते हैं तो कई बार देखिए मुंह में आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल काले रंग का हो गया है, पूरी गैलरी बनी हुई। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, और इसके निदान के लिए जो है आपको शुरू से ही जो है इस पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि जैसे ही ये सरसों के दाने का आकार का होता है तो उस समय मोनोक्रॉन का स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद फिर जो है एक एक महीने के अंतराल पे मेलाथियोन 1% का स्प्रे करें। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के 0.5% जो है तो इमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो उससे जो है फल मक्खी से इसका निदान पाया जा सकता है। जी, बहुत ही अच्छा तरीका बताया इसके आपने। और एक चीज मैं बता दूं कि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो इसमें फल मक्खी का प्रकोप कम होता है, जैसे कि आपका थार सेविका है या थार पुबराज है। इसमें मात्र 4 to 5% जो है अटैक होता है फल मक्खी का दूसरे किस्मों की अपेक्षा। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आंवला या बेर या किसी भी फल को अपने खेतों में या बागों में लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो सिर्फ उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, चाहे वो आंवला हो या बेर हो या कोई भी फल हो। तो वो जो किसान इंटरेस्टेड हैं इसमें कि नर्सरी तैयार करनी है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, नर्सरी के लिए जो है एक ट्रेनिंग होती है, वो जाकर के किसी भी उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं नर्सरी की, कि नर्सरी कैसे तैयार की जा सकती है। और मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ इसमें कि नर्सरी तैयार करने के लिए बीज जो है इसके इकट्ठे किए जाते हैं। और कई लोग ये गलती करते हैं, मैं देखा हूँ कि आंवला को जो है पूरे बीज लगा देते हैं, ऐसे नहीं करते। अच्छा। बीज इकट्ठा करते हैं, बीज को उसके बाद तोड़ करके उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर उसके अंदर से छोटी छोटी काली काली बीज निकलती है, फिर उसकी नर्सरी पड़ती है, और नर्सरी जो है तैयार हो जाता है। करीब 8-9 महीने बाद जो है वो कलम करने लायक हो जाता है आंवला के केस में। वही प्रक्रिया जो है आप बेर में भी करते हैं। बेर में भी उसकी फल इकट्ठा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और उसके बाद जो है फिर उसकी नर्सरी पड़ती है। और जब 8-9 महीने के हो जाते हैं तो कलम विधि द्वारा पौधे तैयार करते हैं बेर में, और उसमें जो है बडिंग करते हैं, टी बडिंग या रिंग बडिंग करते हैं, चश्मा चढ़ाते हैं उस पर। जी, ये किस पर्पस के लिए होता है रिंग बडिंग? रिंग बडिंग वो होता है कि जैसे कि आपका मूल वृंत, अभी रजत जी पूछ रहे थे कि मूल वृंत झरबरी जो होती है, हाँ। उसको खा सकते हैं, बचपन में खाते थे, हाँ। लेकिन वो उसी का मूल वृंत पहले तैयार करते हैं। अच्छा। ठीक है, मूल वृंत एक मूल वृंत होता है, और फिर उस पे जो है बडिंग जो होता है उन्नत किस्मों का होता है, जिसमें आपको बताया कि थार सेविका है, ये विश्व की पहली ऐसी किस्म है जो कि हाइब्रिड है। तो उसको जो है उसको लेकर के उसको बडिंग करते हैं। जी, काफी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। और जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे किसान भाई बहनों को कि इस समय जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं तो किस तरह से देखभाल करें? बस ये ध्यान रखें कि इस समय जो है कीड़े का जो है पे थोड़ा सा ध्यान दें। आंवला में जैसे रस्ट की प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दें, फल मक्खी पे ध्यान दें। और आंवला किसानों को खास करके मैं बताऊंगा कि नवंबर-दिसंबर के महीने में जो है उसको जो है पाला से बचाएं उसको, खास करके छोटे पौधों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पाला, क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में या नवंबर एंड में भी कई बार कुछ एरियाज में जबरदस्त पाला पड़ता है और ये हर फसल को नुकसान करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।